के बढ़ते प्रतिफल एक तालिका और रेखा चित्र के माध्यम से समझाइए और इसके लागू होने के कारण जो है या लागू होने के कारणों का वर्णन कीजिए या ये क्यों लागू होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार अलग से भी आ जाता है कि साधन के बढ़ते प्रतिफल के नियम के लागू होने के कारण बताइए, तो वो भी क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए देरी ना करते हुए देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल इको स्टडी, जो भी A to Z इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा। और फिलहाल हम NCERT +1 और +2 कर रहे हैं। तो चलिए ये +2 NCERT इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन में बोला मैंने कि साधन के बढ़ते प्रतिफल, इसका मतलब क्या है। वर्ड यूज हुआ बढ़ना, वर्ड की यूज हुआ बढ़ना। अब साधन के प्रतिफल का नियम हमें क्या बताता था कि अल्पकाल में स्थिर साधनों को स्थिर रखते हुए परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को जैसे जैसे बढ़ाया जाता है तो कुल उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है और सीमांत उत्पादन बढ़ता है। तो ये क्या हो गई, साधन के बढ़ते प्रतिफल के नियम की डेफिनेशन। दोबारा फिर सुन ले कि अल्पकाल में स्थिर साधनों को स्थिर रखते हुए परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को जैसे जैसे बढ़ाया जाता है तो कुल उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है और सीमांत उत्पादन बढ़ता है। अंतर क्या है, कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ रहा है और सीमांत उत्पादन क्या वो बढ़ रहा है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि साधन के बढ़ते प्रतिफल के नियम की रेखा चित्र और तालिका के द्वारा या तालिका या रेखा चित्र के द्वारा व्याख्या कीजिए और आपको पता ही नहीं है कुछ भी कि क्या करना है, आप जानते ही नहीं है, तो आपने सिर्फ एक चीज याद रखनी है, बढ़ते। क्वेश्चन में लिखा हुआ बढ़ते वहीं पे पकड़ना है कि बढ़ते तो क्या बढ़ता है, बढ़ता है इसमें एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट। आपको कुछ भी नहीं आता, आप ब्लैंक है, आपने क्वेश्चन करना है तो आपने क्वेश्चन पढ़ना है। अगर वहां पे लिखा है कि साधन के बढ़ते हुए प्रतिफल तो इसका मतलब क्या है, बढ़ना। तो बढ़ना क्या है, एमपी। फिर सबसे पहला काम क्या होगा आपका, फर्स्ट काम होगा आपका टेबल बनाना। कैसे बनाएंगे आपको पता है, बढ़ना। तो कैसे बढ़ना, मैंने मास्टर टेबल में बोला था 2 4 6 2 4 6। यहां पे देखिए ये कॉलम आपने बना लेना। ये यहां पे एक आपने जो खाना है वो तो फैक्टर ऑफ वेरिएबल फैक्टर है, वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उसका एक कॉलम बनाना है। ये आपकी यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जो परिवर्तनशील साधन है। परिवर्तनशील साधन कौन सा होता है, यहाँ पे 2 साधन माने हैं, एक स्थिर माना, स्थिर को हम लैंड कहते हैं और परिवर्तनशील साधन को हम लेते हैं श्रम, दैट इज लेबर। तो यहाँ पे बनाना है यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर 1 2 3, यूनिट्स ऑफ फिक्स्ड। फिक्स क्या होता है, जो लेबर फिक्स मतलब क्या है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कितना होगा 1 1 1, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 1 1। अब आपको कुछ भी नहीं आता तो आपने उठाना कहां से क्वेश्चन है, आपने यहां एमपी लिखना है। एमपी का मतलब क्या है, मार्जिनल प्रोडक्शन। समझाया था मैंने, एक एडिशनल यूनिट्स की प्रोडक्शन करने पर जो टोटल प्रोडक्शन होती है उसमें जो अंतर आता है उसे मार्जिनल प्रोडक्शन कहा जाता है। तो यहां पे देखेंगे, यहां पे मैंने एमपी लिखा। जैसे मैंने बताया आपको कुछ भी नहीं पता है तो आपने क्या करना है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए 2 का पहाड़ा, 2 का टेबल, 2 4 6। बढ़ने का मतलब बढ़ना, 2 से बढ़ गया 4, 4 से बढ़ गया 6, बस यहां तक जाना। एमपी 2 4 6 और ये खाना टीपी का यहां से ड्राइव करेंगे, एमपी से टीपी ड्राइव करेंगे। और वेरिएबल फैक्टर 1 2 3 श्रम जो होता है, और फिक्स फैक्टर क्या होता है, लैंड होता है, वो उसकी यूनिट्स बन रहेगी। कॉलम आप देख लीजिए आपने बनाने, और पहला कॉलम आपने क्या बनाना है, यहां पे लिखना है एमपी 2 4 6। बढ़ने का मतलब बढ़ रहा है तो कितना 2 4 6। तो यहां पे यहां से एमपी से ड्राइव करेंगे हम टीपी। आपने देखना टीपी हमने पढ़ा था, टीपी टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू सिग्मा एमपी मार्जिनल प्रोडक्शन, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्शन का जोड़ कर देंगे। तो यहां क्या है 2 आ जाएगा और 2 में 4 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 6, और 6 में 6 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 12। हमारा टीपी आ गया। एक बार दोबारा समझ लीजिए, टीपी दैट इज टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू समीशन मार्जिनल प्रोडक्शन, सिग्मा मार्जिनल प्रोडक्शन। तो हम मार्जिनल प्रोडक्शन को क्या कर दिया, जमा कर दिया 2
2 + 4 6, 6 + 6 12। ये टेबल आपका बन गया। अब आपने क्या करना है, इस टेबल को दो फिगर में ड्रा करना है। दो फिगर्स बनाएंगे हम, दो चित्र बनाएंगे हम। एक में हम लेंगे कुल उत्पादन और दूसरे में हम लेंगे सीमांत उत्पादन। फर्स्ट वन में लेंगे हम टोटल प्रोडक्शन एंड सेकंड वन में लेंगे हम मार्जिनल प्रोडक्शन। यहां पे देखिए मैंने ए दिया है फिगर का नेम और ये बी है, तो ये दो फिगर आ गए। ए में यहां पे देख लीजिए एक्स एक्सिस पे मैंने यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर लिया है और बाई एक्सिस पे हमने टोटल प्रोडक्शन लिया है। और यहां पे एक्स एक्सिस है, बाई एक्सिस है, सिमिलरली यहां पर है, यहां पर क्या है, एक्स एक्सिस में यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर लिया है और बाई एक्सिस पे क्या लिया है, मार्जिनल प्रोडक्शन या प्रोडक्ट हमने लिया है। अब यहां पे आप देखेंगे कि पहले तो आपको यह समझना है कि जो हमने डेफिनेशन बताई है, अब डेफिनेशन में नहीं आती है तो ये टेबल बना लिया, तो टेबल से आपको पता लग गया कि मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है। और हमने पढ़ा था कि जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है, मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ती है, तो उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में जो कुल उत्पादन होता है वो बढ़ती दर से बढ़ता है। कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है। कब तक बढ़ता है, जब तक मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो बढ़ती है, बढ़ती रहती है। जैसे यहाँ पे 2 4 6, इसका मतलब क्या है, जब मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है, जो कुल उत्पादन है वो बढ़ती दर से बढ़ रहा है। क्यों, 2 से सीधा 6 हो गया, 6 से सीधा 12 हो गया, तो इट मींस क्या, रेट इंक्रीजिंग रेट से जो आपका टोटल प्रोडक्शन है वो बढ़ता है। तो अब कैसे लिखना है, आगे आपने लिखना है, तो कैसे लिखना है कि स्थिर साधन, ये देखिए, और ये सारा जो नियम है, सारा का सारा जो नियम है, रिटर्न टू फैक्टर, साधन के प्रतिफल, ये कहां पे लागू होता है, ये अल्पकाल में लागू होता है। तो आपने कैसे डेफिनेशन देनी है, ऊपर से डेफिनेशन देनी है कि अल्पकाल में स्थिर, देखिए स्थिर है, स्थिर साधनों को स्थिर रखते हुए परिवर्तनशील साधन, लेबर देखिए 1 2 3, अल्पकाल में स्थिर साधनों को स्थिर रखते हुए परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को जैसे जैसे बढ़ाया जाता है तो कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है। देखिए 2 से कितने हो गए 6, 6 से कितने हो गए 12, और सीमांत उत्पादन भी बढ़ता है। तो दोबारा देखिए, अल्पकाल में स्थिर साधनों को, अल्पकाल में स्थिर साधनों को स्थिर रखते हुए परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को जैसे बढ़ाया जाता है तो कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है और सीमांत उत्पादन जो है वो भी बढ़ता है। देखिए कैसे, ये अल्पकाल है, अल्पकाल में ये देखिए स्थिर साधन यूनिट्स कितनी है 1, यहां पे वेरिएबल फैक्टर लेबर अगर एक इकाई है, फिक्स यूनिट्स जो लैंड है उसकी कितनी है 1 यूनिट है, 1 इकाई है, टोटल प्रोडक्ट कितना होता है 2 और मार्जिनल प्रोडक्ट कितना होता है 2, दैट इज 2, टोटल प्रोडक्शन 2, मार्जिनल प्रोडक्शन 2। और जैसे ही 1 से 2 बढ़ा दी, वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की यूनिट्स हमने 1 से बढ़ा के 2 कर दी, लेकिन हमारा जो फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, वो क्या रही, वो बन रही, स्थिर रही, फिक्स रही। तो देख लीजिए, जैसे 1 से 2 बढ़ा दी तो कितना हो गया, टोटल प्रोडक्शन 2 से बढ़कर कितना हो गया 6, और मार्जिनल प्रोडक्शन कितना हो गया 2 से बढ़कर 4। अब 2 से जैसे ही तीसरी यूनिट हमने लगा दी, तीसरी लेबर लगा दी हमने उत्पादन में, तीसरा व्यक्ति लगा दिया, तो क्या है, फिक्स असेट्स है, फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो साधन है उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं करा, लेकिन टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया 6 से बढ़कर कितना हो गया 12, इंक्रीज फ्रॉम 6 to 12, और मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो भी 4 से बढ़कर कितनी हो गई 6। तो कैसे लिखना है, यहां पे बिल्कुल क्लियर है, टेबल से रट्टा लगाने की कोई आपको जरूरत नहीं है। आपने सिंपली क्या करना है, 2 4 6 आना चाहिए, एमपी से आप टीपी ड्राइव करेंगे, और फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो एक होगा, लैंड भी लिख सकते हैं आप, यहां लेबर भी लिख सकते हैं, वेरिएबल 1 2 3। अब इसको देखकर आपने बनाना, और आपको ये पता होना चाहिए कि रिटर्न टू फैक्टर जो है वो अल्पकाल में लागू होता है। तो कैसे डेफिनेशन लिखनी है, अल्पकाल में स्थिर साधनों को स्थिर रखते हुए परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को जैसे जैसे बढ़ाया जाता है तो कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है और
सीमांत उत्पादन जो है वो बढ़ता है। इसे एक रेखा चित्र के माध्यम से के द्वारा हम समझ सकते हैं, इसको दर्शा सकते हैं। रेखा चित्र के दो पार्ट्स होंगे, एक पार्ट से इसको प्रस्तुत रेखा, इस नियम को प्रस्तुत रेखा चित्रों के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। तो प्रस्तुत कौन सा हो गया, फिगर ए, फिगर बी। फिगर ए में हम टोटल प्रोडक्शन को शो करेंगे और फिगर बी में हम शो करेंगे मार्जिनल प्रोडक्शन को। तो आप देखिए यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर के 1 2 3 4 5 6 ले लिए मैंने, यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन ले ली। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये 1 है और यहाँ पे टीपी कितना 2, यहाँ पे देख लीजिए 1 2 लगा दिया, उसके बाद 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, 2 से 6, और उसके बाद थर्ड यूनिट पे कितना हो जाएगा, टोटल प्रोडक्शन में हो जाएगा 12। और इसको यहां से यहां पूरा मिला देंगे और ये कर्व बन जाएगा, टोटल प्रोडक्शन कर्व बन जाएगा। इसके पॉइंट्स को मिला देना, इसकी इस प्रकार से शेप आएगी। अब सिमिलरली मार्जिनल प्रोडक्शंस को शो करेंगे। एक्स एक्सिस में हमने पहले ही बताया मैंने, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन के लिए है, और यहाँ पे मार्जिनल हमने प्रोडक्शन लिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट यूनिट पे एमपी कितना 2, फर्स्ट यूनिट पे 2 है, सेकंड यूनिट पे कितना हो गया 4, थर्ड यूनिट पे कितना हो गया 6, और देखिए यहाँ पे इक्वल 2 4 इक्वल रेशो से बढ़ रहा है, और यहां से मिला देंगे तो सीधा 45 डिग्री का एंगल बनेगा। ये वाला 45 डिग्री का एंगल बनेगा, बिल्कुल सीधा दोनों के बराबर। ये कौन सा हो गया, वो एमपी आपका कर्व बन गया। तो यहां तक ये पोर्शन तो बच्चों आपका क्लियर हो गया, और आप इसको फिगर को देखकर लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। और एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये टेबल होना जरूरी है। तो एक बार दोबारा मैं आपको बता देता हूं कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। ऊपर आपने जैसे क्वेश्चन दिया होगा, साधन के बढ़ते प्रतिफल के नियम की चित्र व्याख्या कीजिए, नीचे उत्तर लिखना है, और उसके बाद आपने डेफिनेशन लिखनी है। पहले क्या लिखनी है, डेफिनेशन, कि अल्पकाल में स्थिर साधनों को स्थिर रखते हुए जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को बढ़ाया जाता है तो कुल उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है और सीमांत उत्पादन भी बढ़ता है। इसे एक तालिका और रेखा चित्र के द्वारा समझा जा सकता है। फिर आपने यहाँ पे तालिका बनानी है और यहाँ पे ये दो चित्र बना दे, और नीचे एक्सप्लेनेशन एक पॉइंट लिखना है, स्पष्टीकरण लिखना है। तो आपने आगे लिखना है कि प्रस्तुत तालिका में जब लेबर की या श्रम की एक इकाई का उपयोग किया जाता है तो कुल उत्पादन कितना होता है, 2 होता है, और सीमांत उत्पादन भी 2 होता है। लेकिन जैसे ही श्रम की परिवर्तनशील साधन की इकाई को 1 से बढ़ाकर 2 कर दिया जाता है तो कुल उत्पादन 2 से बढ़कर कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, और सीमांत उत्पादन जो है वो 2 से बढ़कर 4 हो जाता है। और फिर तीसरी इकाई को, परिवर्तनशील साधन की तीसरी इकाई को उपयोग में लाया जाता है तो जो कुल उत्पादन है वो 6 से बढ़कर 12 हो जाता है, और सीमांत उत्पादन 4 से बढ़कर 6 हो जाता है। तो प्रस्तुत तालिका से स्पष्ट है कि जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को बढ़ाया जाता है और स्थिर साधन की इकाइयों को स्थिर रखा जाता है, ब्रैकेट में भूमि लिख सकते हो, तो कुल उत्पादन जो है बढ़ती दर से बढ़ता है और सीमांत उत्पादन भी बढ़ता है। इसे प्रस्तुत आगे लिख देना है कि प्रस्तुत रेखा चित्र ए में हमने कुल उत्पादन को प्रदर्शित किया है और रेखा चित्र बी में हमने सीमांत उत्पादन को प्रस्तुत किया गया है। एक्स एक्सिस पे हमने यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर को लिया है, और बाई एक्सिस पे हमने पहले फिगर में कुल उत्पादन को लिया है, टोटल प्रोडक्शन को लिया है। तो यहां पे लिख देना कि जैसे कि रेखा चित्र में दिखाया गया है, और प्रस्तुत तालिका के आंकड़ों को जैसे हम रेखा चित्र में एक अंकित करते हैं तो ये एक वक्र बनता है जिसे टोटल प्रोडक्शन वक्र, टीपी वक्र कहा जाता है। और सिमिलरली आपने इसको एमपी को भी शो करना है। तो बच्चों यहां तक तो ये हो गया। नेक्स्ट जो पोर्शन है, नेक्स्ट पोर्शन आता है, ये बच्चों को याद नहीं होता तो ये भी समझना आपने कि ये लागू क्यों होता है। बढ़ते हुए प्रतिफल का नियम, साधन के बढ़ते हुए प्रतिफल के नियम के लागू होने के क्या कारण है, इंप्लीमेंट क्यों होता है, इसके काजेस क्या है, इसके रीजन क्या है। तो ये क्वेश्चन अलग से भी आता है और साथ में भी कई बार पूछ लेते हैं।
तो अगर साथ में पूछे तो 3 मार्क्स का ये होगा, 2 मार्क्स के 5 मार्क्स को हो गया। अगर अलग से पूछे तो 3 पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट आपने लिखने, इसके 5 नंबर मिलते हैं। तो ये समझिए, रट्टा नहीं लगाना है। चलिए यहाँ पे देखेंगे आप, पहला लागू होने के कारण, पहला है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो स्थिर साधन है उनका पूर्णतया उपयोग। स्थिर साधनों का उत्पादन के स्थिर साधन का पूर्णतया उपयोग, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। तो कैसे होता है, अब देखिए यहां पे फिक्स रटना नहीं, आपने समझना है। 1 1 1 यहां क्या है, वेरिएबल है 1 2 3। अब देखिए यहां पे भी 1 यूनिट लैंड की है, 1 यूनिट है, और यहां पे भी 1 है। लेकिन जब यहां पे 1 यूनिट लगाई, यहां पे देखिए आप समझिए, 1 यूनिट हमने लगाई है तो टोटल प्रोडक्शन कितनी होती है 2, और मार्जिनल प्रोडक्शन कितनी होती है 2। लेकिन यहां भी हमने 1 लगाई है, यहां भी तो 1 है, लेकिन क्या रीजन हो गया कि यहां पे टीपी 12 हो गया और एमपी 6 हो गया। यहां पर देखिए यहां पे भी 1 है, लेकिन क्या रीजन है कि टीपी 6 हो गया और एमपी 4 हो गया। तो इसका कारण क्या है, जब स्थिर साधनों के साथ परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों को जैसे जैसे बढ़ाया जाता है तो स्थिर साधनों का पूर्णतः उपयोग होता है। क्योंकि यहां पर पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पे मान लीजिए एक फैक्ट्री है, जो लैंड है जिसमें एक फैक्ट्री लगाई हुई है, यहां पे अगर एक ही मजदूर काम करता है, एक ही काम करता है, तो प्रोडक्शन कितनी होती है, टोटल प्रोडक्शन 2 होती है और मार्जिनल प्रोडक्शन भी 2 होती है ना। तो इसका मतलब क्या है कि फैक्ट्री तो वही है, अगर किराए पे 10,000 पे लिए तो 10,000 ही देना पड़ रहा है, पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे वो 3 लेबर लगाता है, 3 लोगों को काम पे लगाता है, तो क्या हो जाता है, टोटल प्रोडक्शन बढ़ के 12 हो जाएगी और मार्जिनल प्रोडक्शन कितनी हो 6। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो कहां पे हो रहा है, तीसरी यूनिट पे। जो तीसरी यूनिट पर हम लगाते हैं, तीसरे व्यक्ति को हम काम पे लगाते हैं, तो प्रोडक्शन कितनी हो जाती है, टोटल प्रोडक्शन 12 हो जाती है और मार्जिनल प्रोडक्शन 6 हो जाती है। तो यहां पर क्या साधनों का पूर्ण उपयोग होता है। तो कैसे लिखेंगे कि परिवर्तन स्थिर साधनों के साथ जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को बढ़ाया जाता है तो स्थिर साधनों का पूर्ण उपयोग होता है। ओके, चलिए सेकंड पर, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जो वेरिएबल फैक्टर है, वेरिएबल फैक्टर कौन सा है, लेबर। लेबर वेरिएबल फैक्टर है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है। इसका लागू होने का कारण क्या है, दूसरा कारण है कि जो परिवर्तनशील साधन है उनकी एफिशिएंसी जो है, वो उनकी कार्य कुशलता जो है वो भी क्या होती है, वो बढ़ जाती है, उनकी कार्य कुशलता भी बढ़ जाती है। कैसे, अब यहां पे आप देखेंगे कि जैसे जैसे पहली यूनिट का यूज कर रहे हैं 2 2, दूसरी का 6 4, थर्ड का 12 6, तो यहां पे एक एक यूनिट ही बढ़ रही है, 1 से 2 हो रही है और 2 से 3 हो रही है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका मतलब ये होना चाहिए कि जब से 1 से 2 हो रही है तो यहां प्रोडक्शन 2 से 4 होनी चाहिए थी, 2 से कितनी होनी चाहिए 4, और यहां भी 4 नहीं तो 3 होनी चाहिए, एमपी है तो 3, अगर 4 होती यहां पे तो 2 ही रह जाती। इसका मतलब यही है ना कि आपने यूनिट कितनी बढ़ाई, वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की रट्टा नहीं लगाने का है, बिल्कुल नहीं लगाना है। वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की आपने सिर्फ 1 यूनिट बढ़ाई, 1 से कितनी करी 2, लेकिन यहां पे कितना प्रोडक्शन बढ़ गई, 2 से बढ़कर कितनी हो गई 6, 4 का अंतर आ गया। और 2 से जैसे आपने 1 चेंज करी तो कितनी होगी 6 से 12, और यहां कितनी होगी 4 से कितनी हो गई 6। तो इसका मतलब क्या है, बढ़नी तो 1 1 चाहिए, यहां 1 बढ़ा है तो यहां भी 2 से 3 होनी चाहिए, 2 से 3 होनी चाहिए, फिर 3 से 4 होनी चाहिए, लेकिन यहां ज्यादा बढ़ी। तो रीजन क्या है कि जैसे जैसे हम परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को बढ़ाते हैं तो श्रम विभाजन के कारण प्रोडक्शन ज्यादा होती है ना, ज्यादा की तो श्रम विभाजन होगा। एक व्यक्ति काम करेगा, उदाहरण ले लीजिए आप, एक दर्जी है, दर्जी क्या करेगा, अकेला बंदा बैठा है, कपड़ा सिलेगा, पहले क्या करेगा वो मेजरमेंट लेगा व्यक्ति का, फिर क्या करेगा उसको काटेगा, फिर सिलेगा, फिर काज करेगा, फिर धागा लगाएगा, फिर तरपाई करेगा,
फिर इंटरलॉकिंग करेगा, एक जगह उठेगा, दूसरी मशीन में जाएगा, तीसरी में जाएगा, चौथी में जाएगा, तो आधा टाइम आप कैलकुलेशंस करेंगे तो बहुत टाइम उसका मिसयूज हो जाएगा। लेकिन जब लार्ज स्केल में 3 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति काटने वाला है और मेजरमेंट करने वाला, दूसरा व्यक्ति सिलाई वाला है, तीसरा व्यक्ति बटन वाला है, तो अपना अपना काम करेगा ना, एक जगह पड़ता रहेगा, आता जाएगा, सामान फटाफट करेगा। तो उससे क्या होता है, जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को बढ़ाया जाता है तो वहां पर क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम विभाजन होता है। क्या होता है, श्रम विभाजन होता है। तो श्रम विभाजन के कारण जो कार्य कुशलता है, वो कार्य कुशलता जो है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण ये नियम जो क्या लागू होता है। चलिए तीसरे में आइए, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फैक्टर्स। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने माने हमने, 2, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। तो जैसे जैसे स्थिर साधन को स्थिर रखते परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को बढ़ाया जाता है तो उन दोनों के बीच जो कोऑर्डिनेशन है, आप देखो यहां और यहां कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं होगी, यहां भी अच्छी नहीं होगी, लेकिन यहां पर ऑप्टिमम लेवल पर है, ऑप्टिमम लेवल पर। तो यहां पर देखिए टोटल प्रोडक्शन कितनी हो गई 12, मार्जिन प्रोडक्शन कितनी होगी 6। तो जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को बढ़ाया जाता है तो स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन के बीच जो है वो कोऑर्डिनेशन की हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण कुल उत्पादन जो है वो बढ़ती दर से बढ़ता है और सीमांत उत्पादन बढ़ता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो बच्चों चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर दीजिए।